प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हम आपकी सेवा में देश के सबसे बड़े जनसमूह अन्य पिछड़ा वर्ग के विषय में एक वीडियो सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज की प्रासंगिकता एवं महत्व के विषय में हमने प्रथम एपिसोड में बताया है। हमने इस वीडियो सीरीज का नाम दिया है अन्य पिछड़ा वर्गों की समस्याओं के मूल कारण तथा उनके निदान के उपाय। चूँकि वीडियो सीरीज की विषय वस्तु पूर्णतः तकनीकी स्वरूप की है, अतः हम इसे पढ़कर आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। दूसरा एपिसोड इस तरह से प्रस्तुत है: आरक्षण क्या और क्यों। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ आधारभूत बातों पर प्रकाश डालना चाहेंगे। पहली है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आरक्षण व्यवस्था उतनी ही पुरानी है जितनी कि मानव सभ्यता के विकास क्रम में राज्य स्टेट शब्द की व्यवस्था। पूर्वकालीन राजशाही, तानाशाही, उपनिवेशीय, सामंती व्यवस्थाओं में भी आरक्षण अत्यंत ही विशुद्ध रूप से एवं सुस्पष्ट रूप से मानव समाज में बड़ी सख्ती से लागू था। इसे स्थापित करने एवं सतत रखने के लिए शासक वर्ग द्वारा कई अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स एवं सामाजिक मान्यताएं निर्मित की। पूर्ववर्ती अवधारणाएं एवं सामाजिक मान्यताएं अलौकिक, धार्मिक, आध्यात्मिक एवं ईश्वरीय आधारों पर थीं एवं पुरोहित, उपदेशक, पुजारी वर्ग इन अवधारणाओं व सामाजिक मान्यताओं के धार्मिक, आध्यात्मिक एवं ईश्वरीय आधारों पर थी एवं पुरोहित, उपदेशक, पुजारी वर्ग इन अवधारणाओं व सामाजिक मान्यताओं के बल पर मात्र प्रजा को ही नहीं, राजा के मन मस्तिष्क तक को नियंत्रित करते थे। ईश्वरीय अलौकिक करार के कारण इसका विरोध नहीं होता था। विरोध होने की दशा में उसे दबा या कुचल दिया जाता था। समय बीता, तानाशाही, राजशाही, उपनिवेशवाद, सामंतवाद समाप्त हुआ, प्रजातंत्र, समाजवाद, साम्यवाद आदि वाद आए। आम जनमानस की इनकी अवधारणाएं भी प्रभावकारी होने लगी। इन दो विभिन्न अवधारणाओं एवं सामाजिक मान्यता समूहों में विरोध संघर्ष हुआ और अभी भी हो रहा है। अतः शासक वर्ग जिन अवधारणाओं, मान्यताओं के बल पर सत्ता, सुख, वैभव, शक्ति, श्रेष्ठता, उत्तमता, योग्यता और क्षमता, मेरिट्स एंड एफिशिएंसी के योग को आरक्षित रखे हुए था, उन अवधारणाओं के सामने ठीक इसके विपरीत अवधारणाओं व मान्यताओं ने जन्म लिया है, जिनका कि तात्पर्य समाजवादी, लोकतांत्रिक एवं साम्यवादी सामाजिक व्यवस्थाओं में आम लोगों के लिए सत्ता, सुख, वैभव, शक्ति, श्रेष्ठता, उत्तमता, योग्यता और क्षमता के योग को समानुपातिक तौर पर आरक्षित करने या रखने से है। इस प्रकार आरक्षण चाहे जिस रूप में भी हो, जैसा भी हो, उसका तात्पर्य एवं उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी एक देश के सत्ता, संसाधन, सुख दुख आदि में आम जनता, पीपुल के बीच समानुपातिक भागीदारी की प्रक्रिया से है। क्योंकि हर वर्ग लोकतांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्र निर्माण, सत्ता शक्ति निर्माण, संसाधनों के विकास, आर्थिक सामाजिक विकास में बराबर का सहभागी, सहयोगी होता है। सौभाग्य से भारत देश सन 1947 में स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट तो हुआ, किंतु दुर्भाग्य से एक शासक वर्ग यूरोपीय श्वेत नस्ल से सत्ता का हस्तांतरण दूसरे शासक वर्ग मध्य एशियाई उच्च जाति आर्य नस्ल के हाथों में हो गया। अतः भारत देश स्वतंत्र तो हुआ, किंतु उसकी आम जनता शोषण एवं
गुलामी से मुक्त लिबरेट नहीं हुई। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 का दिन मुक्ति लिबरेशन का दिन ना होकर सत्ता हस्तांतरण ट्रांसफर ऑफ पावर का है। यही कारण है कि उच्च जाति शासक वर्ग अपनी पुरानी अवधारणाओं को बड़ी कठोरता से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम जनमानस की अवधारणाओं को ठुकराते हुए उन पर थोप रहे हैं। इस बात के प्रमाण में इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि देश में पुरोहितवाद, थियोक्रेसी एवं धार्मिक उन्माद और बढ़ रहा है। सारांश में आरक्षण का मुद्दा कुछ और नहीं, दो मान्यताओं, अवधारणाओं के बीच का संघर्ष है। तानाशाही मान्यताओं एवं समाजवादी लोकतांत्रिक मान्यताओं के बीच का संघर्ष। दूसरा बिंदु, सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि। आरक्षण के विषय में ये दूसरी अवधारणा है, सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि। राजकाज, स्टेट अफेयर्स में आम जनता की साझेदारी, भागीदारी एवं शासक एवं शासित वर्ग, हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच के संबंधों की शास्त्रीय एवं अकादमी विवेचना करने वालों में कार्ल मार्क्स का नाम अग्रणी है। उपशीर्षक, सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में कार्ल मार्क्स के दर्शन, सिद्धांत या वाद, इज़म इत्यादि की विवेचना करना यहाँ प्रासंगिक नहीं होगा। मात्र इतना कह देना उचित होगा कि यूरोपीय, अमेरिकी एवं मंगोलीय देशों में मार्क्सवाद व्यापक व सार्वभौमिक हो सकता है, वहाँ प्रासंगिक व व्यवहारिक हो सकता है, किंतु भारत जैसे देश में ना तो प्रासंगिक है और ना ही व्यवहारिक। कृपया इस बात को जानने के लिए दलित साहित्य अकादमी बेंगलोर की 3 प्रसिद्ध पुस्तकें प्रकाशन, हाउ मार्क्स फेल इन हिंदू इंडिया, दूसरा द डायलेमा ऑफ कास्ट एंड क्लास इन इंडिया और तीसरा कार्ल मार्क्स एंड बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने का कष्ट करें। भारत में जातियां, कास्ट एवं वर्ग, क्लास एक दूसरे के पर्याय हैं। भारत में मार्क्सवाद के सिद्धांतों के अनुरूप समाज को विभिन्न वर्गों, क्लासेस या कि शासक या शोषित वर्ग, हैव एंड हैव नॉट्स की श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। इस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में अधूरे व अप्रभावी रहे मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म को और व्यापक किया व उसे परिपूर्णता व सार्वभौमिकता दी। इसे ही अम्बेडकरवाद, अम्बेडकरिज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार से आइंस्टीन के पूर्व भौतिक शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण, व्यापक एवं सार्वभौम माने जाने वाले न्यूटन के नियमों को आइंस्टीन ने अव्यापक, असार्वभौम, अपरिपूर्ण सिद्ध कर अपने अध्ययन द्वारा भौतिक शास्त्र के अधिक व्यापक, सार्वभौमिक एवं परिपूर्ण सिद्धांतों की स्थापना की। इसलिए आज आइंस्टीन चोटी के वैज्ञानिक माने जाते हैं। भारत का यह दुर्भाग्य है कि यहाँ योग्यता और क्षमता एवं बुद्धिमत्ता जन्म के आधार पर निर्धारित की जाती है। बाबा साहेब जैसे महान सामाजिक विज्ञानी को, जिन्होंने कि कार्ल मार्क्स को भी पीछे छोड़ दिया है, जितना अपमान का सामना करना पड़ा था, ये सभी जानते हैं। मार्क्सवाद मानव समाज के आर्थिक, भौतिक एवं राजनीतिक जीवन चिंतन तक ही सीमित है, किंतु बाबा साहेब अम्बेडकर ने विशेषकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहा कि इन सब बातों के अलावा आध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक पहलू भी हैं जो उक्त तीनों बातों से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। आध्यात्मिक एवं
मनोवैज्ञानिक रूप से भी व्यक्ति शासक और शोषित हैव्स एंड हैव नॉट्स होता है। अम्बेडकरवाद की बारीकी निम्न उदाहरणों से समझी जा सकती है। पहला उदाहरण, बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डिग्रियां, योग्यताएं धारण करने तथा महानतम विद्वान होने के उपरांत भी बड़ौदा दरबार में साधारण बुद्धि वाले अपने से नीचे के संवर्ग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी चपरासी से अपमानित हुए थे तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत देश के शीर्ष स्तर के व्यक्ति उप प्रधानमंत्री कहे जाने वाले जगजीवन राम काशी बनारस विश्वविद्यालय में एक मूर्ति के अनावरण को लेकर अपमानित क्यों हुए थे। दूसरा, एक गरीब से गरीब विद्याहीन ब्राह्मण क्यों पूजनीय, सम्मानित एवं श्रद्धेय है, जबकि उच्च शिक्षा प्राप्त, संपन्न व चमार व भंगी पूजनीय व सम्मानित नहीं हो सकता। उक्त प्रश्नों का उत्तर बड़ा ही सरल एवं सुस्पष्ट है। अलोकतांत्रिक राष्ट्रविरोधी मान्यताएं, अवधारणाएं हम पर जबरन थोपी जा रही हैं। उच्च जातीय शासक वर्ग द्वारा इसके लिए मनी, मीडिया और माफिया तीनों का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। प्रिय साथियों, इस प्रकार इस वीडियो श्रृंखला का दूसरा एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको लगता है कि हम कुछ मौलिक बातों पर चर्चा कर रहे हैं और आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो शेयर करने और लाइक करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पुनः नमस्कार।